Hello and welcome back to your TCT PCT students. So today here we will discuss practice set 1 जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. ओके, यहाँ से आप अपने इजी नोट्स और एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उनको रेडी कर सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, इससे हमें हमारा लेवल भी पता चल जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है. ओके तो अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए कि हमारा लेवल क्या है और कहाँ से हमें क्या रेडी करना है उसकी हमें नॉलेज हो जाएगी. ओके सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट. ओके ये प्रैक्टिस सेट 1 है. एवरी वीक आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट होगा 20 क्वेश्चन का, जिससे आपको आपकी जो प्रिपरेशन है उसके बारे में पता चल जाएगा. ओके वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके सो ये मिससेलेनियस क्वेश्चन की एक सीरीज है जिसमें ग्रामर प्लस लिटरेरी डिवाइस प्लस लिटरेचर के क्वेश्चंस मैंने यहाँ रखे हैं. ठीक है, जिसमें कुछ PYQs होंगे यानी कि प्रीवियस ईयर से पिक किए हुए कुछ क्वेश्चंस, और जिसमें MCQs होंगे जो हमारी तैयारी पर बेस होंगे यानी कि जो सिलेबस पर बेस हैं, जैसे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं उन पर. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. So first question, one of my friends a collection of postage stamps. Okay, ग्रामर का क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे. ठीक है, one of mine, जब ये हमने स्पॉटिंग एरर वाली वीडियो की थी उसमें मैंने ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर कराए थे. ओके अगर आपने नहीं देखी है तो इंग्लिश ग्रामर वाली जो प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश ग्रामर वाली जो स्पॉटिंग एरर वाली वीडियोस हैं आप उनको चेक कर सकते हैं, वहां से आपको ये क्लियर भी हो जाएंगे. चलिए डिस्कस करते हैं. वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश अ कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स. ओके वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसा सब्जेक्ट है ये देखिए, प्लूरल है, लेकिन वन ऑफ किसी एक के बारे में बोला गया है कि मेरे फ्रेंड्स में से कोई भी एक, तो यानी कि ये किसको डिनोट करा है यहाँ पर, किसी एक फ्रेंड के बारे में. तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर. चलिए ऑप्शन देख लेते हैं. हैज, हैव, टू हैव, नन ऑफ दिस. अब इसमें एलिमिनेशन थ्योरी भी अपना सकते हैं, और अगर आपको रूल्स पता है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो. रूल पता है आपको, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज होगी और इनमें सिंगुलर वर्ब तो यही है. ठीक है, ये तो वैसे भी नन ऑफ दिस तो नहीं होगा. डू हैव वैसे भी कट जाता है, हैव प्लूरल फॉर्म है, तो राइट आंसर क्या होगा, हैज. ओके आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है, हैज वन ऑफ इन्फॉर्म करता है कि जो लिसनर है जिसके बारे में बात की जा रही है वो कोई एक मेंबर है उस ग्रुप का. ठीक है, जब तक हम एक मेंबर के बारे में बात करते हैं, उस ग्रुप के एक मेंबर के बारे में बात करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है. ठीक है, आफ्टर द प्लूरल नाउन, चाहे नाउन प्लूरल हो या कुछ भी हो. ठीक है, यहाँ पर जो एक ही मेंबर के बारे में बात हो रही है तो सिंगुलर यूनिट आएगी. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. 10 pounds डैश मनी. ओके सेम क्वेश्चन है. 10 pounds, ऑप्शन देख लेते हैं. आर अ लॉट ऑफ, इज द लॉट ऑफ, इज अ लॉट ऑफ, एंड नन ऑफ दीज. ठीक है, अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे 10 pounds यहाँ पर पूछा है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रामर का. ठीक है, आर अ लॉट ऑफ बिल्कुल इसी तरह से वहां पर ऑप्शन दिए गए थे. आर अ लॉट ऑफ, इज द लॉट ऑफ, इज अ लॉट ऑफ. इज द लॉट ऑफ तो नहीं होगा, है ना, क्या होता है, इज अ लॉट ऑफ होता है. 10 pounds यानी कि एक सिंगल यूनिट की बात की गई है, और जब एक सिंगल यूनिट की बात की जाए तो वहां पर सिंगल वर्ब आती है. ठीक है, सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर, इज अ लॉट ऑफ. तो करेक्ट आंसर विल बी द 10 pounds is a lot of money. 10 pounds is a single unit, so a singular verb here is used. I hope ये क्लियर हुआ होगा. yes next question. शेक्सपियर सोनेट्स, जो शेक्सपियर के सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म. ठीक है, कैसी फॉर्म में है. 3 quatrains एंड अ कपलेट, एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, 2 lines, 2 6 line स्टेंजास एंड अ कपलेट, नन ऑफ दीज. ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, आपको पता भी होगा. जो शेक्सपियरियन सोनेट है वो 3 quatrains एंड अ कपलेट में थे, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ए. ठीक है, चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं शेक्सपियर के कुछ फैक्ट्स के बारे में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक भी हैं लिटरेचर के बेस पर. टोटल 154 सोनेट पब्लिश्ड हुए थे 1609 के क्वार्टो में, जिसको पब्लिश कराया था टॉमस थॉट ने.
ठीक है, इसको याद रखना। थॉमस थॉट ने 154 सोनेट को 1609 का जो क्वार्टो आया था उसमें पब्लिश कराया था। ओके, शेक्सपियर के सोनेट जो होते हैं मेनली उनमें 14 लाइंस होती है, यानी कि शेक्सपियरियन जो सोनेट है उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि 14 लाइन का सोनेट होता है और डिवाइडेड होते हैं 3 क्वेट्रेंस एंड फाइनल में एक कपलेट उनमें कंक्लूड होता है। कैसे होता है यहाँ पर समझते हैं। राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ, तो ये 3 क्वेट्रेन हो गए। 1 क्वार्टरिन मीन्स होता है 4 का ग्रुप, ठीक है। ए बी फर्स्ट क्वार्टरिन, सी डी सेकेंड क्वार्टरिन, ई एफ थर्ड क्वार्टरिन और लास्ट में एक कपल, ठीक है। एक कपल भी रखा जाता है, जी। तो अगर इस तरह की राइमिंग स्कीम आपको देखने को मिले तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि वो शेक्सपियर सोनेट है, शेक्सपियर सोनेट की वो राइमिंग स्कीम है, ठीक है। तो इनको इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। जो शेक्सपियरियन सोनेट है ना, इनको इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सबसे पहले हेनरी हॉवर्ड की पोइट्री में ये देखने को मिले थे। अर्ल ऑफ सरे ने इनको यूज किया था, जिन्होंने इटालियन सोनेट को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में और उनको अपने जो वर्क थे उनमें कंपोज भी किया था। अदर जो थिंग्स हैं वो भी जान लेते हैं शेक्सपियर के सोनेट के बारे में। 1 से 126 तक उन्होंने एक यंग मैन को एड्रेस किए हैं। कौन थे वो यंग मैन? मिस्टर WH यानी कि विलियम हर्बर्ट को, जो अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक माने जाते हैं, और हेनरी रॉथस्ले जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन माने जाते हैं, ठीक है। सोनेट नंबर 127 से लेकर 152 तक एड्रेस किए हैं एक वुमेन को जिनको डार्क लेडी कहा जाता है और उनको मैरी फिटन के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे 127 टू 152 जो सीरीज है वो एक डार्क लेडी को एड्रेस की है जिनका नाम मैरी फिटन है। और फाइनल 2 सोनेट रेफर कर किए गए हैं द लिटिल लव गॉड क्यूपिड को, ठीक है। फाइनल जो 2 सोनेट्स हैं, तो ये यहाँ पर टोटल 154 सोनेट्स जो हैं शेक्सपियर के हो जाते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान रखेंगे। डार्क लेडी पर किस सीरीज तक के सोनेट उन्होंने एड्रेस किए हैं, ठीक है। 127 से 152 तक। और टोटल सोनेट कितने लिखे हैं शेक्सपियर ने? 154 सोनेट्स। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। ये नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान देने की है कि जो 154 सोनेट में से शेक्सपियर के सोनेट नंबर 99 में 15 लाइन्स हैं, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर के किस सोनेट नंबर में 15 लाइन्स का है, क्योंकि जनरली उनके जो सोनेट हैं वो 14 लाइन्स के हैं। तो सोनेट नंबर 99 15 लाइन्स का है एंड सोनेट नंबर 126 में 12 लाइन्स हैं, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। और एक और सोनेट है, सोनेट नंबर 145, जो कि इयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। ये इयम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए हैं बाकी के सोनेट, लेकिन जो सोनेट नंबर 145 है इसको हम ध्यान रखेंगे, इयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। टेट्रामीटर मींस होता है 4 फीट इन द लाइन, ठीक है। और पेंटामीटर यानी कि 5 फीट इन द लाइन। ये आप बात ध्यान रखेंगे और इन तीनों सोनेट्स को आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसे सोनेट है जिनमें उनकी जो रेगुलर लाइंस वाले सोनेट थे उनसे अलग हटकर लाइंस है, यानी कि 99 में 15 लाइंस का सोनेट है, 126 12 लाइंस का सोनेट है और 145 इयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ है, यानी कि जिसमें 4 फीट है इन द लाइन। और जनरली कितनी फीट होती है? 5 feet in the line. I hope ये clear हुआ होगा। Yes. Next question. Question next. The sonnet "The World Is Too Much With Us" is written by Scott, Keats, Shelley, Wordsworth. ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। एक तो क्योंकि हमारे जो टीजीटी का सिलेबस है उसमें तो सिर्फ वर्ड्सवर्थ है, पीजीटी के सिलेबस में नहीं है। पीजीटी के सिलेबस में शेले और किट्स दोनों हैं, ठीक है। तो टीजीटी के स्टूडेंट्स तो अच्छे से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे कभी कभी अलग हटके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो राइटर से अलग होते हैं, पर हम ध्यान रखेंगे। और ये तो वेल नोन है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस किसके द्वारा लिखी गई है? ये आराम से हमने पढ़ी हुई भी है, वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट है, ठीक है। ये इंग्लिश रोमांटिक पोयम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है।
वर्ड्सवर्थ ने इसमें क्रिटिसाइज किया है पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, किसमें, द वर्ल्ड इज टू मच में, ठीक है, जिसमें वो मटेरियलिज्म के बारे में बात करते हैं और अपने आप को नेचर से दूर रखते हैं, ठीक है। कंपोज्ड सरसा के दौरान उन्होंने इसको कंपोज किया था 1802 में, जब उनकी 2 वॉल्यूम्स वाला जो सीरीज आई थी 1807 की, ठीक है। तो ये पोयम उसमें पब्लिश की गई थी, किसमें, जो 1807 की उनकी 2 पोयम इन 2 वॉल्यूम सीरीज आई थी ना, उसमें उन्होंने बहुत सारी जो पोयम्स है उसको कंपोज किया था। तो ये उन्होंने तब कंपोज की थी। ये एक सोनेट है जिसमें उन्होंने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बात की है, और वो बताते हैं कि वो जो ये सांसारिक सुख है, मेटेरियलिज्म है, उसमें खो गए थे नेचर से दूर होकर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। फिगर ऑफ स्पीच से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, अप्रोक्सीमेट 4 to 5 क्वेश्चन भी पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में, तो आपको फिगर्स ऑफ स्पीच भी अच्छे से करनी है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच इन लाइन में कौन सी है? ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। सबसे पहले तो ये जो लाइन है ये हमें जाननी होगी कौन सी है। पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं कि जितने भी परफ्यूम्स हैं, अरेबिया परफ्यूम्स, वो सारे मिलकर भी मेरे हाथों को साफ नहीं कर सकते, सुगंधित नहीं कर सकते। तो ये कौन कहती है? ये लेडी मैकबेथ कहती है, जब वो अपने हाथों को राजा डंकन के ब्लड से सना देखती है, तो वो तब इन बातों को बोलती है, ठीक है, कि अरेबिया के सारे परफ्यूम्स मिलकर भी मेरे हाथों को स्वीटन नहीं कर सकते। इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? मेटाफर, ऑक्सीमोरन, हाइपरबली और अपोस्ट्रोफी। सबसे पहले हम ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ना, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। राइट आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या किसी भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया गया है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो हाइपरबली है, ठीक है। मेटाफर के बारे में जानते हैं। हाइपरबली मीन्स यानी कि एग्जैगरेट स्टेटमेंट, जिसको मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किसी स्टेटमेंट को दिया जाए, तो वहां पर हाइपरबली होती है, ठीक है। लाइक आई हैव सीन दिस मूवी 100 times, पॉसिबल ही नहीं है ना, 100 times मैंने इस मूवी को देख चुका हूँ, ठीक है। मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे 10,000 सा एट अ ग्लांस, ये डेफोडिल्स की लाइन है, वर्ड्सवर्थ की डेफोडिल्स जो है उसकी लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइंस है इनमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबोले। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। यस, नेक्स्ट स्पीच को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मेटाफर एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो कंपैरिजन करती है, लेकिन सिमली से डिफरेंट होती है। सिमली में तो लाइक एस जैसे वर्ड यूज होते हैं, लेकिन मेटाफर बताती है वो एक इम्प्लाइड सिमली है। मीन्स वो कंपैरिजन करती है टू थिंग्स और आइडियाज के बीच। मीन्स वो अपने आप को उसी तरह से बता देती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक ही इज अ लॉयन व्हेन ही कम्स टू द फील्ड, जब वो फील्ड में आता है तो वो एक लॉयन है, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग को एक लायन बताया गया है कि जब वो आता है कहाँ, फील्ड पर, तो वो एक लायन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इम्प्लाइड सिमली है, यानी कि मेटाफर है। इम्प्लाइड सिमली यानी कि लायन को ह्यूमन बीइंग ही बता दिया। ऐसे नहीं बोला कि ही इज लुक लाइक अ लॉयन। अगर ऐसे ही इज लाइक लुक लाइक अ लॉयन, तो यहाँ पर सिमली होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? इम्प्लाइड सिमली यानी कि मेटाफर है, ठीक है। ही इज अ लॉयन व्हेन ही कम्स टू द फील्ड, ठीक है। जहां पर किसी थिंग्स और आइडियाज की जो कंपैरिजन है वो सीधा सीधा उसी को ही बता दिया जाए, वहां पर मेटाफर होता है। ऑक्सीमोरॉन के बारे में बात कर लेते हैं। एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स दिखाती है, जो अपोजिट मीनिंग में अपोजिट होते हैं बिल्कुल। लाइक लिविंग डेड फॉल्स ट्रूथ, है ना। लिविंग और डेड, जन्म और मृत्यु, फॉल्स और ट्रूथ, झूठ और सच। तो इनमें क्या है? ऑक्सीमोरन। जहां भी इस तरह के विरोधाभास वाले आपको वर्ड्स दिखे, वहां ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अपोस्ट्रोफी यानी कि जब डायरेक्टली किसी को एड्रेस किया जाता है जो वहां पर प्रेजेंट नहीं है और रियलिटी में रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो वहां पर अपोस्ट्रोफी होती है। ये तो आप इजीली पहचान भी सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक ओ रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर्ट दाउ रोमियो, ठीक है। एक और देख लेते हैं। डेथ बी नोट प्राउड, यहाँ पर डेथ को एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में जरूरी नहीं है कि वहां पे अपोस्ट्रोफी का मार्क ही आएगा, ठीक है। वहां पर एड्रेस किया जाएगा बिल्कुल बकायदा नाम लेके,
वो वहां पर मीन्स वो चीज रियलिटी में प्रेजेंट नहीं होती है और उसको एड्रेस किया जाता है, तो वहां पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बी नॉट प्राउड दाउ सम दो सम हैव कॉल्ड दी। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. What is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by words apparently? ऑप्शन देखते हैं। सटायर, सटायर तो व्यंग होता है। आयरनी, यस हो सकता है। ऑक्सीमोरन, यस ये तो दोनों सेम है ना, थोड़ा ही इनमें डिफरेंस है। और नन ऑफ दीज। ऑक्सीमोरन हमने अभी डिस्कस किया था, है ना, फॉल्स ट्रूथ, जो कोई दो अपोजिट वर्ड एक साथ आए, लाइक लिविंग डेड, है ना, फॉल्स ट्रूथ, इस तरह के, यंग ओल्ड, इस तरह के वर्ड्स जब एक साथ आए तो वहां ऑक्सीमोरन होता है। सटायर होता है किसी पर व्यंग करना, ठीक है। आयरनी क्या होती है? यस, करेक्ट आंसर होगा आयरनी, क्योंकि ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जो रियल मीनिंग के एग्जैक्टली अपोजिट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सटायर होता है मीन्स किसी पीपल की स्टूपिडिटी पर उसका मॉक करना, मजाक बनाना, है ना। रिडिकल टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज, मॉकरी मीन्स किसी पर कटाक्ष करना सटायर होता है, ठीक है। वो हम मीनिंग से समझ सकते हैं। और आयरनी क्या होता है? जब कोई अपोजिट क्या हो, रियल मीनिंग से वो बिल्कुल अपोजिट हो, ठीक है, वहां पर आयरनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली? ये तो हमने अभी पढ़ा है, ये तो आप बता सकते हो इजीली, है ना, इजी हो गया है। इम्प्लाइड सिमली मेटाफर होता है। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियरली वर्ड इज कॉल्ड। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। टिंटन एमे में भी ये जो रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड्स वाली लिटरेरी डिवाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो टिंटन एबे पार्ट 2 आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ज्यादा स्पेशल आपके लिए वो वीडियो है। उसमें टिंटन एबे के जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो दिए गए हैं, और जो वहां पर उस टिंटन एबे में जो फिगर्स ऑफ स्पीच स्पेशली यूज हुई हैं वो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। आप एक बार जाके उस वीडियो को चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड्स इन अ सीक्वेंस में जब होती है तो उसे क्या कहते हैं? राइम, रिदम, एसोनेंस, सेजरा। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है सीजरा की, इसको ठीक कर लेना, CASURA। ठीक है, तो सीजरा तो एक पॉज होता है, रिदम नहीं हो सकता, राइम नहीं, एसोनेंस ही होगा, वोवल साउंड का रिपीटेशन। हमने इसमें डिस्कस भी किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाता है आंसर सी। ठीक है, एक्चुअली ये जो एसोनेंस और कॉन्सोनेंट टू वर्ड्स होते हैं, ये किसके पार्ट होते हैं? अलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है कि जब भी किसी भी वर्ड का बार बार रिपीटेशन हो वो एलिट्रेशन होता है, और इसके टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एसोनेंस, यानी कि जिसमें वोवेल साउंड्स का रिपीटेशन हो, और एक होता है कॉन्सोनेंट, जिसमें कॉन्सोनेंस उसको बोला जाता है जब किसी लाइंस में कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटेशन बार बार हुआ हो। ओके, तो वहां पर क्या होता है? कॉन्सोनेंस होता है। ओके, तो ये अलिट्रेशन के ही टू पार्ट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमेटोपोइया? अब पहले आपको ओनोमेटोपोइया की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन मींस, डेफिनेशन आप कहाँ तक लर्न करोगे, सिर्फ आपको मेन जो वर्ड है वो पता होना चाहिए। ओनोमेटोपोइया यानी कि जो साउंड साउंड वाले वर्ड जो होते हैं, ठीक है, वहां पर ओनोमेटोपोइया होता है, इज द यूज ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स whose sound itself conveys the sense of the meaning। ठीक है, यानी कि जो साउंड होती है ना वो मैटर करती है। ऑप्शन देख लेते हैं। कैरी, ले जाना, बेयर, भालू, बग, बार्क। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बार्क। आंसर बार्क होगा, क्योंकि साउंड क्या है? डॉग की साउंड है। बार्क यूजेस वर्ड टू डिस्क्राइब द साउंड मेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडेड पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑल इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि बार्क इसका राइट आंसर होगा। और ये जो ओनोमेटोपोइया है, इसका यूज क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं साउंड्स को, हर तरह की लिविंग थिंग्स की, और जिसमें पीपल भी इंक्लूड किए जाते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑल इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? ओनोमेटोपोइया होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमलेट्स क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी मीन्स। ठीक है, अब ये मेन क्वेश्चंस हैं। ये 56th लाइन है हैमलेट की, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया है। हैमलेट की सॉलिलकीज और हैमलेट प्ले भी, ठीक है, वहां से जाके आप उसको चेक कर लेंगे। प्रीवियस ईयर में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। अगर आपके ये सब क्लियर है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल, टू किल क्लाउडियस और नॉट टू किल हिम।
बी टू किल गर्ट्रूड और नॉट टू किल हर, टू मैरी ऑफिलिया और नॉट टू मैरी हर, टू लिव और टू डाई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। टू बी और नॉट टू बी मीन्स होता है टू लिव और टू डाई, मरा जाए या जिया जाए, ठीक है। दिस इज द 56th लाइन्स, 56th लाइन ऑफ हेमलेट। ये 56 वाली लाइन है हेमलेट की, जो कि एक्ट थर्ड और सीन 1 की लाइन है। एक्ट थर्ड और सीन 1 की लाइन है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जहां पर हेमलेट जो है कहता है कि जिया जाए या मरा जाए, है ना। हेमलेट मासेस ऑन ईदर टू एंड हिज एग्जिस्टेंस और स्टिल कंटिन्यू टू लिव, ठीक है। एक्ट 3 सीन 1 में 56 लाइन में ये लाइन हेमलेट ने बोली है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। Who is known as the fourth witch among Shakespeare women characters? ये तो आपको पता है, डेस्डेमोना तो हो ही नहीं सकती, ओथेलो की लवर थी, गर्ट्रूड हेमलेट की मदर है, लेडी मैकबेथ, यस यही राइट आंसर है। कॉर्डिलिया आपको पता है किंग लियर में किंग लियर की डॉटर है, ठीक है। तो लेडी मैकबेथ इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन फोर्थ विच है? लेडी मैकबेथ, ये सब आपको पता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। ये शाइलॉक जो है, बताइए, ट्वेल्थ नाइट का है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, एज यू लाइक इट है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये कैरेक्टर है। आइए जानते हैं कुछ मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एंटोनियो, ठीक है, पोर्शिया एंड शाइलॉक, यही 3 मेन कैरेक्टर हैं। बाकी और भी कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में भी हम जान लेंगे, बट मेन जो ये 3 है। इसमें एंटोनियो एक एंटी सीमिटिक मर्चेंट है, यानी कि एक व्यापारी है जिसने लोन लिया है यहूदी शाइलोक से। ज्यू शाइलोक है ना, ज्यू शाइलोक मीन्स एक यहूदी है, उससे लोन लिया है, जो अपने फ्रेंड की हेल्प करता है, ठीक है। फ्रेंड टू कॉर्ट पोर्शिया, पोर्शिया के कॉर्ट में। जो एंटोनियो है वो अपना लोन नहीं चुका पाया, ठीक है। एंटोनियो जब अपना लोन नहीं चुका पाता है, तो बिना मर्सी के जो शाइलोक है वो डिमांड करता है पाउंड ऑफ हिज फ्लैश के, उसका मांस का एक टुकड़ा, 1 पाउंड का उसका मांस का टुकड़ा। लेकिन जो हेरिस पोर्शिया है, वो अब एंटोनियो के फ्रेंड की वाइफ है, और वो एज अ लॉयर, मतलब एक लॉयर बनकर एंटोनियो को बचाती है। किससे? शाइलोक से, वो मांस का टुकड़ा देने से, ठीक है। एज अ लॉयर उसको डिपेंड करती है। तो ये इस प्ले में बताया गया है, ठीक है। डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे वीडियो को, ओके। तो आप अपने नोट्स यहाँ पर रेडी कर लेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग। आई हेयर अमेरिका सिंगिंग इज अ डैश लिरिक। ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह का लिरिक है। आई हेयर अमेरिका सिंगिंग, अमेरिका सिंगिंग पैट्रियोटिक, एमोरस, मिस्टिक और रेवोल्यूशनरी। जी हाँ, ये अमेरिका सिंगिंग मीन्स ये एक पैट्रियोटिक लिरिक है, जो कि वॉल्ट विटमैन ने लिखा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। A long poem telling the story of the leader of the whole community written in a narrative form and lofty style is called, ठीक है। अब ये जो है, ये यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस की डेफिनेशन मैंने दी है, क्योंकि जो एग्जाम है ना, वो हमारा मॉडरेट में आने लगा है, ठीक है। आपसे ऐसे डेफिनेशन दे दी जाएगी, या तो वर्ड्स पूछ ले जाएंगे, या फिर सीधा सीधा यही पूछ लिया जाएगा कि अ लिरिक इज, एन एपिक इज, ठीक है। तो एन एपिक, अ ड्रामा, अ शॉर्ट स्टोरी, अ लिरिक, वहां पर भी इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ऐसा उल्टा भी कर सकते हैं ना उसको, अ शॉर्ट स्टोरी ऊपर दे दिया और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए। अब उनमें से हमें वहां पर उनको अच्छे से रीड करके ढूंढना होता है, सर्च करना होता है, ठीक है। इसी तरह से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, लॉन्ग पोयम की बात हुई है, ठीक है। टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर, जो एक लीडर के बारे में बताती है, एक लीडर की स्टोरी को बताती है होल कम्युनिटी में, जो कि लॉफ्टी स्टाइल में उसको नैरेट वहां पर किया होता है, ठीक है। लॉन्ग नैरेटिव पोयम का मतलब क्या है, यानी कि ये क्या है, एक एपिक, ठीक है। एपिक पोयम है, जो कि एक लीडर के बारे में बताती है, स्टोरी ऑफ लीडर के बारे में बताती है। तो राइट आंसर हो जाएगा एपिक, often book length narrative in verse from that retells the heroic journey of a single person or group of persons, ठीक है। यानी कि एक ऐसी ऐसी नैरेटिव है जो कि वर्ड्स में रहती है, और हीरोइक जर्नी को बताती है, किसी भी सिंगल पर्सन की या ग्रुप ऑफ पर्संस की जर्नी को ये बताती है, ठीक है, एपिक। यस, नेक्स्ट बात करते हैं, एन इयम्बिक पेंटामीटर। अच्छा, यहाँ पर ये भी है ना, अदर भी है, तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है और लिरिक क्या होते हैं, ठीक है। एक बार इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि
लिरिक एक छोटी कविता होती है, ठीक है। यहाँ पर लिरिक के बारे में बात करते हैं कि जो लिरिक है वो एक छोटी कविता होती है संगीत में, यानी कि जिसमें म्यूजिक होता है, ठीक है, म्यूजिकल पोयम जो किसी एक पर्सन के द्वारा गाई जाती है, ठीक है। और इसमें वो अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट स्टोरी में शॉर्ट स्टोरी होती है जहां पर वो मीन्स बोली जाती है, जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ड्रामा, ड्रामा के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रामा एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो इसमें प्लॉट स्ट्रक्चर होते हैं ड्रामा में कैसे होते हैं। एक्शन में शुरू होने से पहले यह बैकग्राउंड में शुरू हो जाता है और इसके भाग को एक्सपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट आपने शायद वीडियो अगर ना देखी हो तो वहां से जाके रोमियो एंड जूलियट की वीडियो देखना, ठीक है। उसमें मैंने लास्ट में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है फ्रेडरिक पिरामिड को। फ्रेडरिक पिरामिड, आपका ये जो टर्म है ना, ये लिटरेचर से रिलेटेड है, तो आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में भी पता नहीं है ना, तो आपका लिटरेचर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको इस टर्म के बारे में पढ़ना चाहिए। जो ये फ्रेडरिक पिरामिड है, ये हमारे रोमियो एंड जूलियट की जो स्टोरी है, जो ड्रामा है, वो उसी पर आधारित है। यानी कि ये एक्शन में शुरू होने से पहले बैकग्राउंड में ही शुरू हो जाता है और इसके भाग को एक्सपोजिशन भी कहा जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसे ग्रोथ कहते हैं। और जब ग्रोथ अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है, ये वाली, ठीक है, तो इसको क्लाइमेक्स कहते हैं। और फिर क्लाइमेक्स के बाद जब नाटक का कथानक नीचे आता है, उसे रिजोल्यूशन कहा जाता है। और जो लास्ट जो उसकी फॉर्म होती है ना, लास्ट जो फॉर्म होती है, उसे वहां पर रिजोल्यूशन, उस रिजोल्यूशन को ट्रेजेडी या कैटास्ट्रॉफी कहा जाता है। और कॉमेडी में वो, अगर कॉमेडी है तो वो डेनेमा हो जाता है, ठीक है। ये मैंने वहां पर रोमियो एंड जूलियट वाले जो प्ले में ड्रामा है, उसमें लास्ट में बहुत अच्छे से इसको डिटेल में मैंने समझाया है कि फ्रेडरिक पिरामिड क्या है और कैसे रोमियो एंड जूलियट में ये पिरामिड अच्छे से बनता है। तो वहां से आप जाकर देखेंगे। तो ड्रामा क्या होता है, एक्शन में ही, ये एक्शन में शुरू होने से पहले बैकग्राउंड में ही शुरू हो जाता है, ठीक है। और एलिजाबेथन और पोस्ट एलिजाबेथन जो प्ले हैं, उनमें ये मेन रूप से होते थे, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एन इयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स, ये आपको हमने अभी डिस्कस किया था। 5 फीट इसका राइट आंसर होगा। 7 फीट क्या होते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 5 फीट मीन्स जिसमें 5 लाइन्स होती हैं। 6 फीट मीन्स जिसमें 6 लाइन्स होती हैं, ठीक है। 7 लाइन का मतलब होता है राइम रॉयल। राइम रॉयल, या जिसको इस तरह से भी लिख सकते हैं राइम रॉयल, ये एक राइमिंग स्टेंजा है, ठीक है, जिसको सबसे पहले जॉफ्री चौसर ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। इसको हम ध्यान रखेंगे। 9 लाइन वाला जो राइम रॉयल स्टेंजा होता है ना, उसमें 7 लाइन्स होती हैं। और इयम्बिक पेंटामीटर में वो स्पेशली यूज होता है। और उसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी और सी सी, ठीक है। ये होता है आपका क्या, राइम रॉयल, जिसको जॉफ्री चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था। यस, नेक्स्ट। जो 9 लाइन्स का होता है उसे स्पेंसरियन स्टेंजा बोला जाता है, वर्ड्स फॉर्म में, जिसमें 8 पेंटामीटर लाइन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें फॉलोड बाय अ 9th लाइन ऑफ 6 फीट, ठीक है। यानी कि जो पहली 8 लाइन होती है वो इयम्बिक पेंटामीटर में होती है, और जो लास्ट वाली जो 9th लाइन होती है ना, उसमें 6 इयम्बिक फीट होते हैं। और इसकी जो राइम स्कीम होती है, इन 6 इयम्बिक फीट को क्या बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो स्पेंसरियन स्टेंजा में 9th लाइन होती है लास्ट वाली 6 इयम्बिक फीट की, उसे क्या बोला जाता है, वो एक एन एलेक्जेंड्राइन होता है, ठीक है। राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी, ठीक है, ए बी सी बी सी सी। तो ये इसकी 9 स्पेंसरियन जो स्टेंजा होता है, इसकी राइमिंग स्कीम होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स डज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, ये आपको पता है। टोटल 14 लाइन्स एक सोनेट में होती हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अ लिरिक इज, लिरिक फिर से आ गया है, ठीक है। लिरिक को डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, a poem written in praise of God, a short poem in which the poet expresses his intense personal feeling, a triumphal songs, ठीक है। इसमें आप जान ही गए होंगे, मैंने अभी बताया था, एक छोटी कविता होती है जिसमें पोएट एक्सप्रेस करता है अपनी इंटरनल जो उसकी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं उसको। तो राइट आंसर तो सी हो जाएगा।
बट जो अदर पॉइंट्स है ना हमें उन्हें भी जानना जरूरी है, ठीक है। अ लॉन्ग पोयम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, किसी को एड्रेस करते हुए जो एक लॉन्ग पोयम लिखी जाती है वो क्या होती है, एपिक। अ पोयम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, ये भी आपको जानना जरूरी है कि अगर जो पोयम गॉड की प्रेज में गाई जाती है उसे क्या कहते हैं, हिम, हिम क्या बोलते हैं उसको, हिम बोलते हैं। ये एक रिलीजियस सॉन्ग होता है जो कि स्पेशली जिसमें गॉड की प्रेज की जाती है, भगवान की प्रशंसा करते हुए ये गीत लिखा जाता है, ठीक है। अब बैलेड इज ट्रिम्फल सॉन्ग रह गया ना इसमें। ट्रिम्फल सॉन्ग क्या होता है ये पता है आपको? ट्रिम्फल सॉन्ग यानी कि जब विक्टोरियस सॉन्ग जो होते हैं, किसी की विजय गाथा जब गाई जाती है, तो ये इस तरह के सॉन्ग्स ट्रिम्फल सॉन्ग्स कहे जाते हैं। ओके, अब बैलेड के बारे में डिस्कस करते हैं। शॉर्ट पोयम नरेटिंग अ टेल, अ पोयम रिटन ऑन समबडीज डेथ, अ प्रेयर सॉन्ग, अ मैरिज सॉन्ग, ठीक है। आप देखो, शॉर्ट पोयम नरेटिंग अ टेल कौन सा होगा, बैलेड। बैलेड क्या होगा, अ बैलेड प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी इन वर्स, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। अदर जो है उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी पोयम जो किसी के डेथ पर लिखी जाती है उसे बेटा एलेजिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलेजी, एलेजी, ठीक है। प्रेयर सॉन्ग आपने अभी पढ़ा, हिम। प्रेयर सॉन्ग को क्या बोला जाता है, हिम। और एक मैरिज सॉन्ग क्या होता है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। ये दो वर्ड हैं जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कौन से वर्ड हैं, एपिथैलेमियन, ये मैरिज सॉन्ग के वर्ड्स हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, मैरिज सॉन्ग के वर्ड्स हैं। बैलेड का राइट आंसर आपको पता चला, अ शॉर्ट पोयम नरेटिंग अ टेल, ठीक है। एक ऐसी शॉर्ट पोयम है जिसमें टेल को नरेट किया जाता है। ये ट्रांसमिटेड ऑरली मींस इसको ऑरली ट्रांसमिट किया जाता है, जो एक कहानी कहती है उसे हम कहते हैं बैलेड, ठीक है। पोयम जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है उसको एलेजी बोला जाता है। प्रेयर सॉन्ग हिम होता है। मैरिज सॉन्ग क्या होता है, इसके टू टर्म्स होते हैं, एपिथैलेमियन और प्रोथैलेमियन, ठीक है। एपिथैलेमियन जो वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए गाया जाता है, ओके। एपिथैलेमियन ऐसा सॉन्ग जो वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए गाया जाता है। प्रोथैलेमियन जो सेलिब्रेट किया जाता है शादी से पहले, यानी कि बेट्रूथल और एंगेजमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए जो सॉन्ग गाया जाता है ना, उसको प्रोथैलेमियन कहा जाता है, ठीक है। एपी और प्रो से आप समझ जाना, प्रो शादी से पहले और एपिथैलेमियन शादी के बाद, जो वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए गाया जाता है। और ये प्रोथैलेमियन जैसे सगाई वगैरह होती है ना, उसको सेलिब्रेट करने के लिए गाया जाता है। आई होप आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट चलते हैं। पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेलस। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग आपके लिए हो जाता है जेलस। आपको पता भी है, ईर्ष्या, ईर्ष्या है ना, एंथुसियास्टिक हो ही नहीं सकता। एनवियस, यस। प्राउड, पॉपुलर, ये तो हो ही नहीं सकते। जेलस मीन्स एनवियस, यानी कि ईर्ष्या, ईर्ष्या करना, ठीक है। एक और होता है जीलस, एक और होता है जेलस, इससे मिलता जुलता वर्ड है, उसका मीनिंग होता है एंथुसियास्टिक, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, मे बी कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों वर्ड्स एग्जाम में दे दिए जाएं और उनके मीनिंग पूछ लिए जाएं। ये वाला जेलस स्पेलिंग ध्यान रखना, JEALOUS, जेलस ईर्ष्या, और जीलस होता है उत्साहवर्धक, ठीक है। Next question, choose the right option which express the meaning of the word invincible. Yes, defeated, हराना, spoken, कहना, learn, सीखना, unconquerable मतलब जो जीता ना जा सके, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया होगा, invincible इनमें डिफरेंट यही है, unconquerable means too powerful to be defeated or overcome, है ना, जो कि एक जो मीन्स जिसको जीता ना जा सके, एन इनविंसिबल वॉरियर बोला जाता है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, वोकैब में इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, जिसको जीता ना जा सके। आई होप कि ये क्लियर हुई होगी आपको वीडियो, ठीक है। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। इनवल्नरेबल, इंडेस्ट्रक्टिबल, अनकंक्वेरेबल, अनबीटेबल, इंडोमिटेबल, अनएसेसिएबल, अनयील्डिंग, अनफ्लिंचिंग, इन सब का मीनिंग होता है जिसे जीता ना जा सके, जिस पर काबू ना पाया जा सके, ठीक है। इनको आप ध्यान से देख लेंगे। इसके एंटोनिम भी डिस्कस कर लेते हैं, वल्नरेबल और डिफेंसलेस, ठीक है। डिफेंसलेस जो अपनी रक्षा ना कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से इसके एंटोनिम और सिनोनिम हमने डिस्कस किए। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ओके। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ओके। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए।